नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश चैनल में। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी के अध्याय 3 यानी चैप्टर नंबर 3 अपवाद तंत्र यानी अपवाद ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट 4 को पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले भाग पार्ट 3 में हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और नर्मदा नदी यानी प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी को विस्तार से समझा था। अब हम इस पार्ट 4 में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसे में गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा, कावेरी और महानदी तंत्र। इन नदियों की उत्पत्ति, मार्ग, जल निकासी क्षेत्र, सहायक नदियाँ और विशेषताएं। हम एनसीईआरटी टेक्स्ट को या जेसीईआरटी या जैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम यानी गवर्नमेंट स्कूल हो तो इसके लिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ये हर एक स्कूल में यही बुक चलती है, यही चैप्टर है। तो हर कठिन शब्द को आसान भाषा में समझेंगे और चित्र, मानचित्र, प्रश्न हो या किसी प्रकार से सारी चीज़ को कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 85 078 01386। आप इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है वो हमको बता सकते हैं कॉल पे, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और आपको बता दें कि आप यहाँ पे जैक से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी क्लास आपके आने वाले बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, आगे चल के फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक अपवाद ड्रेनेज नदियों के बारे में आपका पूरा नॉलेज देगा। तो चलिए इसमें हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ये कर चुके थे। हम लोग पिछला क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी पढ़ लिए थे, गंगा नदी भी पढ़ लिए थे हम लोग। यहाँ पे नदी के बारे में दिखाया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा, तो हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये सब जो नदी हैं दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रायद्वीपीय भारत था, इसको पार्ट 3 में कवर किए थे, लेकिन अगर आप नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। आपको बता दें कि ये जो दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत को साउथ इंडियन रिवर सिस्टम या साउथ दक्षिण भारत की नदियाँ कहते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है वो हिमालय नदियाँ से अलग है। क्यों? दक्षिण भारत की नदियाँ का जो डीपेस्ट है, गहराई है, वो बहुत ही कम है, इसलिए बोलते हैं कि छिछली नदी होती है। इसका लंबाई लेंथ जो है बहुत ही कम होता है, ये ज़्यादा लंबाई नहीं होती है। और ये जब गिरती है यानी कि साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो ये पश्चिमी से पूरब की ओर बहती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। जब पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है। तो आप इसको अच्छे से हम लोग आगे भी जानेंगे और चैप्टर 1-2 में भी जानेंगे इसके बारे में। तो आपको बता दें कि और हम लोग क्या जानेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती है वो बरसाती होती है, यानी गर्मी मौसम में, शुष्क मौसम में सूख जाती है और ये अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, जबकि ये वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालयन नदियों में क्या है कि वो स्नो से भी यानी कि हिमनद के पिघलने से भी और मौसम पर भी दोनों से उसको वर्षा मिलता है। वो बहुत बड़ी होती है, लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस करती है। तो ये कुछ अंतर है, इसको आप याद रखें। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये पूरब की ओर बहने वाली और बंगाल के खाड़ी गिरने वाली एक नदी है। और 2 नदी ऐसी है जो है ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा ये पश्चिम की ओर बहती है। तो और ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ये आपको होना चाहिए। जैसे मैं इस बुक में दे रखा है कि जो नर्मदा है और ताप्ती है, 2 ही बड़ी नदियाँ ऐसी जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनद मुख मतलब एस्चुरीज का निर्माण करती है। ये क्या होती है, यानी कि इधर से जा रही है तो ये डायरेक्ट अलग अलग दिशाओं में बढ़ के नहीं गिरेगी, यहाँ से आई और सिंपल एक ही धारा में आके गिरेगी। तो ये इस तरह होता है। और जबकि डेल्टा जो है मुहाना में मिलने से पहले कई धाराओं में बढ़ जाती है, उसके बाद ये सागर या समुद्र में गिर जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और दिया है कि प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाद्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। तो यानी कि अफवाद्रोणी रिवर बेसिन जो होती है छोटी छोटी होती है। अब नॉर्थ इंडिया में जाइएगा, हिमालय साइड वाला, वो बहुत बड़ी बड़ी अफवाद्रोणी, जैसे भारत की सबसे बड़ा अफवाद्रोणी कौन सी है तो वो गंगा नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गोदावरी है। तो इस प्रकार से है। हम लोग नर्मदा नदी को भी डिस्कशन कर चुके थे। नर्मदा द्रोणी यानी कि नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी या नर्मदा बेसिन भी आप बोल सकते हैं। ये जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक में होता है। हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश इंडिया का टाइगर स्टेट है, हॉट स्टेट है, ये सेंट्रल में है, इसलिए सेंट्रल स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल होता है। ये एक बहुत बड़ी राज्य है, इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आदिवासी सबका है।
ये पहाड़ी के निकट है, तो अमरकंटक पहाड़ी के निकट से निकलता है नर्मदा नदी। ये पश्चिम की ओर बढ़ता है और मतलब मान लीजिए कि यहाँ से निकल रहा है अमरकंटक पहाड़ी से, तो पश्चिम की ओर जाएगा और ये अरब सागर में, तो अरेबियन सी में गिरती है, ये आप याद रखें। और ये पश्चिम की ओर बहती है और किस में, भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी कहने का मतलब यहाँ भी पहाड़ है बहुत बड़े बड़े और यहाँ भी पहाड़ है, और ये पहाड़ों के बीच बहती है एकदम खाई में, गढ़ाई में। यहाँ ज़मीन धंसा हुआ है, ये भाग उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, ये धंसा हुआ है, और इसी में बहती है, इसलिए इसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। और फिर ये बोल रहा है ये दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। ये नदी बहुत अच्छा देखने लायक दृश्य फिगर बनाती है। ये जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों से यह नदी गहरे गोर्ज का गर्ज से बहती है, यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ एक संगमरमर है, इसी के सेलों से बोल रहा है, सेलों में यह नदी जो है से गहरे गोर्ज, गोर्ज का मतलब या गार्ज का मतलब क्या होता है, तो एक रास्ता होता है जो दो पहाड़ियों के बीच में घाटी में बहती है, उसे ही बोलते हैं। बोल रहा है यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और यहाँ धुआंधार जलप्रपात एक वाटरफॉल का निर्माण करती है नर्मदा नदी। इस वाटरफॉल जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो ये आप जरूर याद रखिए इसको। इतना दे रखा था इसके बारे में, और इसके कुछ क्या है सहायक नदी भी हैं, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। और इसका द्रोणी बेसिन देखिए कि किस किस राज्य में फैला हुआ है, तो एक मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। नर्मदा नदी जो है नमामि देवी नर्मदे, एक भारत, यहाँ पे हम बोलेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक परियोजना चलाया गया। इस परियोजना का नाम है नमामि देवी नर्मदे। इसका काम था नर्मदा नदी को संरक्षण करना। इसके बारे में अधिक आप जान सकते हैं इस वेबसाइट से। तो ये इसमें नाम में छुपा है, नर्मदे मतलब नर्मदा, और देवी मतलब देवी के समान एक होली रिवर है, वहाँ पूजनीय है। और नमामि एकदम स्वच्छ, इसको साफ सुथरा बचाना है, संरक्षण करना है, कायाकल्प करना है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे तापी द्रोणी के बारे में, यानी तापी नदी, इसे ही ताप्ती नदी कहते हैं। तापी द्रोणी को ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी नदी तंत्र हम लोग बोलेंगे। तो तापी का उद्गम जो है ये भी मध्य प्रदेश होता है, और मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुड़ा श्रृंखलाओं में होता है। तो आप याद रखें, नर्मदा भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, जबकि ताप्ती जो है या तापी जो है इसका भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से था। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यह जो है यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये क्या है, यह भी समांतर भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि यह भी पहाड़ों के बीच होते हुए बहती है। आप जान सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ जो है सतपुड़ा है, सतपुड़ा से निकलते हुए ये खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में जाती है। लेकिन यहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़ पर्वत, और इसके बीच धंसे हुए भूमि में यानी कि गड्ढे वाले क्षेत्र में बहती है। इसे ही बोलते हैं भ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है। तो दो ऐसे नदी थे जो ज्वार नद मुख का निर्माण कर रहा है एस्चुरिज, और अरब सागर में जाके गिर रही है पूरब से निकल के पश्चिम की ओर। वो नदी का नाम है नर्मदा और ताप्ती। तो समांतर, यानी कि समांतर कहने का मतलब पैरेलल होता है। अगर ये नर्मदा है तो यहाँ से भी तापी जाएगा, इसको हम लोग समझ सकते हैं। और इसको हम लोग फिर बोल रहा है कि इसकी लंबाई बहुत कम है, यानी कि लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है, छोटी सी नदी है, लेकिन इसका द्रोणी जो है सो मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है। नर्मदा का सिर्फ मध्य प्रदेश और गुजरात में था नर्मदा का, लेकिन ये जो ताप्ती है उसका महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। बस एक राज्य और ऐड करना है। हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेंगे नर्मदा और ताप्ती के बारे में। देखिए यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती के बारे में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलता है और अपने पश्चिम की दिशा में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। यह खंबात की खाड़ी है जो कि अरब सागर का पार्ट है, गुजरात महाराष्ट्र के पास गुजरात में। तो ये जो है पश्चिम की ओर, और ये यहाँ गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं किया, ज्वार नदमुख एस्चुरिज का निर्माण किया, और यहीं इसी नदी पे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। और ये जो है इधर भी पहाड़ है, अरावली पर्वत है, इधर भी विंध्या पर्वत, विंध्या सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है। तो कहीं ना कहीं ये नदी रिफ्ट घाटी में बह रही है और पश्चिम साइड से निकल रही है, इधर पठार पठार के साइड से। फिर देखिए यहाँ से बैतूल जिला में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में ताप्ती या तापी रिवर निकलती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है, ज्वार नदमुख एस्चुरिज का निर्माण करती है। तो दो नदी जो है सो पर्वतों के बीच में, यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, ये भी पर्वत, ये पर्वत के बीच में ये फ्लो हुआ, और ये पर्वत के बीच में ये नदी फ्लो हुआ। तो दोनों रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी हैं, और ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। आप इसको दोनों अवश्य याद रखें। हम लोग मैप में भी देख लिए। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। तो यही इसके बारे में दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ वो हम लोग भी देख लेते हैं इसमें। मध्य प्रदेश का जो अभी चीफ मिनिस्टर है यानी मुख्यमंत्री, वो मोहन यादव है। आप नॉलेज के लिए जान सकते हैं। अरब सागर और पश्चिम घाट के बीच यह तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। बोल रहा है कि अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है, मान लीजिए कि ये हमारा
दक्षिण भारत है, यह पेनिनसुलर इंडिया है। और यहाँ अरब सागर है, ये अरब सागर है ऐसे मान लीजिए। और पश्चिमी घाट कहाँ पे है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है ऐसे, ये पश्चिमी घाट है। और यहाँ पे तटीय मैदान, तो ये वाला पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में तटीय मैदान कौन सा कहलाएगा, ये वाला लैंड कहलाएगा, यानी कि जो समुद्र से सटा हुआ है। तो यहाँ पश्चिमी घाट के बाद पश्चिम साइड वाला, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम साइड वाला जो है वो आप याद रख सकते हैं। यानी मान लीजिए पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे जो लैंड है ये वाला, इसे पश्चिमी तट बोलेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, मतलब यहाँ बहुत कम जगह है, बहुत पतला है, नैरो है, क्योंकि ये अरब सागर हो गया और ये पश्चिमी घाट हो गया। तो यहाँ जो ज़मीन है बहुत नैरो है, संकीर्ण है, बहुत ही पतला है। और इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। इसलिए बोल रहा है कि तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से निकला और इधर जाके गिर गया, तो इसलिए बहुत छोटा सा ट्रैवल करता है, बहुत छोटी छोटी नदी है, वैसा बता रखा है। हालांकि इसका नाम का जिक्र नहीं किया है। फिर बता रखा है कि इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ, देखिए इस नदियों का नाम बता रखा है, साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार, ये सब नदी हैं जो अरब सागर में गिरती है। क्यों कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट है, यहाँ से निकला यहाँ चला गया, क्योंकि ये मैदानी वाला इलाका है, इसे बोलते हैं पश्चिमी तट। यहाँ से निकला इधर चला गया। और ये तो इसलिए बहुत छोटी छोटी रिवर है, क्योंकि ये ऊंचाई, कभी भी नदी जो है वो पर्वत पठार या फिर माउंटेन या पहाड़ से ही निकलेगा और ढलान की ओर जाएगा। तो इसी कारण है कि यहाँ से निकला, क्योंकि ऊंचा वाला भाग था, तो ये तटीय मैदान में आया और अरब सागर में चल गया। वो कौन कौन सी नदी है, पेरियार केरल का है, भारतपुजा है, माही है और साबरमती है। तो माही साबरमती सब राजस्थान गुजरात का है, आप याद रख सकते हैं। फिर बता रहा है उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती है। तो हम बताएं पेरियार जो है से केरल का है, केरल राज्य में है पेरियार। पेरियार इडुक्की, यहाँ पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। पेरियार नेशनल पार्क भी है केरल में, आप याद रख सकते हैं। साबरमती आश्रम गुजरात, ये सब याद रख सकते हैं। फिर गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। गोदावरी नदी के बारे में दिया गया है कि गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की नहीं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यानी प्रायद्वीपीय नदियों में, पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। इसलिए गोदावरी नदी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखें कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी में हम लोग कौन कौन से देखें, तो हम लोग महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, फिर हम लोग नर्मदा, ताप्ती, इसमें से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, तो गोदावरी है। हम लोग मैप से भी देखेंगे। ये बोल रहा है महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई होता है। यहाँ जो देवेंद्र फडणवीस जो है से सीएम है। आप याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी जिला के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है, तो त्रंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी, त्रंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिला में। और यहाँ ये जगह जो रीजन है वो है, मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है तो ये महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र का नासिक जिला है। और ये पहाड़ पर्वत जो है त्रंबकेश्वर पर्वत है, यहीं से निकलता है यार। ये जो रीजन है ये पश्चिमी घाट का है, पश्चिमी घाट से निकल के ये अरब सागर में जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और इसका टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर है। एग्जैक्ट आप याद रख सकते हैं 1565 किलोमीटर, इस तरह से आप नहीं तो अप्रोक्स में 1500 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं। यह पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवातंत्र सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अपवातंत्र, जितने भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवातंत्र किसका है, तो गोदावरी नदी का है। गोदावरी नदी का या द्रोणी का है। अपवातंत्र मतलब इसका रिवर सिस्टम, क्यों एक नदी है और इस रिवर में बहुत सारा सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी जाके मिल रही, तो एक बड़ा सा अपवातंत्र बन गया। तो इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और नदी द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा जिसका कैपिटल भुवनेश्वर है, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, आप याद रख सकते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा जो है वो झारखंड से भी सटा हुआ है, बाउंड्री शेयर करता है, पड़ोसी राज्य है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है। तो गोदावरी में देखिए सहायक नदी की चर्चा किया, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से, कि जो नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन से हैं ट्रिब्यूटरीज, तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा या मंजारा और वेनगंगा और पेनगंगा। तो ईजी आप याद रख सकते हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, ये सब अगर नाम आता है तो आप याद रखिए कि गोदावरी की सहायक है, आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है। अंतिम दिनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है, तो बोल रहे हैं इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी। तो तीन जो सहायक अंतिम तीन नदी, तो अंतिम तीन कौन हो गया, वेनगंगा, पेनगंगा और मंजरा। ये जो नदी है
ये जो है सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। ये बड़ी बोल रहे हैं बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप हाइलाइट कर लीजिए कि दक्षिण गंगा से किसे कहते हैं, तो गोदावरी कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी है। इसके विस्तार के कारण और बड़े आकार के कारण इसे हम बोलते हैं दक्षिण गंगा। तो ये वाला पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए। और इसके जो सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, बड़े बड़े, अगर आप आगे जाइएगा, क्लास 12 कंप्लीट होगा, ग्रेजुएशन होगा, तो आप अगर जब स्टेट पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी या यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी में बैठिएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये देखें, अब हम लोग इसको मैप से देख लेते हैं गोदावरी नदी को, ये द्रोणी को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के देखिए यहाँ पे गोदावरी को देखिए दो धारा से मिलने, देखिए आपको दिख रहा होगा, दो धारा के मिलने से एक पॉइंट पे जाके बाद नर्मदा कहलाया। तो हम लोग पढ़े हैं कि नदी जो है कई कई धाराओं के मिलने से एक पूर्ण नदी या फिर मेन रिवर बनती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नदी और दो नदी मिला इस पॉइंट पे। ये है महाराष्ट्र जिला राज्य, और महाराष्ट्र स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है नासिक। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, और नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए गोदावरी जो देखिए ट्रैवल करते हुए ये देखिए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण किया, और ये चला गया बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो ये वाला आप याद रखें। और इसमें देखिए यहाँ पे कुछ कुछ देखिए पेनगंगा नदी इसमें आके मिल रही है, फिर और भी नदी, लेकिन ये बता नहीं रखा है, पेनगंगा, फिर वर्धा, मंजरा, ये सब आप याद रख सकते हैं। इसमें दे रखा है, इस पे बांध बनाया गया है, जैसे निजाम सागर बांध यहीं पे है, देखिए बांध, निजाम सागर बांध, केलुरु झील यहीं आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कौन सी नदी, हम लोग गोदावरी को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग महानदी देखेंगे। महानदी जो है सो मेनली उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में फ्लो होती है। तो इसको आप अच्छे से सुने। देखिए महानदी जो है, महानदी नदी, इसे द्रोणी बोला जा रहा है, यानी महानदी रिवर आप बोल सकते हैं। और जो महानदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से हुआ। उच्च भूमि का मतलब होता है हाई लैंड, भूमि मतलब लैंड होता है, और उच्च मतलब हाई होता है, हाई लैंड से होता है, यानी पठार से होता है। कहाँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर होता है, ये वाला आप याद रखें। और महानदी का ओरिजिन इसी राज्य से होता है, और तथा उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ भी, यहाँ भी जनजातीय आदिवासी लोग पाए जाते हैं, इसका कल्चर अलग है, हेरिटेज अलग है, तो ये वाला ज़रूर याद रखें आप। और उड़ीसा से बहते हुए, यानी कि इसका ओरिजिन तो छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में फ्लो होती है, और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और उड़ीसा में इस नदी को लाइफलाइन, जीवन रेखा बोला जाता है। आप ये याद रखें। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर होता है। और आप इसमें और ये रख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लंबाई 860 किलोमीटर है, 860 किलोमीटर टोटल लेंथ है महानदी की। और इसकी अवध द्रोणी जो है सो महाराष्ट्र में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी। देखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तो होगा, क्योंकि ये जो नदी है इसका जो उद्गम यानी ओरिजिन जो हो रहा है इस रिवर का, वो तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में तो फ्लो किया ही, और ये बहते हुए उड़ीसा में चला गया, तो उड़ीसा तो हो गया। ये नदी दो राज्यों में फ्लो किया, लेकिन इसका अफवाह द्रोणी फैला हुआ है। अफवाह द्रोणी कब बोलेंगे, मतलब एक नदी है, इसमें और आके नदी मिल गया, तो देखिए दूसरे राज्य से तो आ रहे हैं ना ये सहायक नदी, तो जब साथ में बोलेंगे तो अफवाह द्रोणी बोलेंगे। नहीं तो सिर्फ एक नदी था, तो वो जितने राज्य में गया बस उसके नाम। तो मान लीजिए महानदी है, तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फ्लो हुआ, लेकिन इसके सहायक को भी मिला लिए, तो ये अफवाह द्रोणी कहलाया, अफवाह तंत्र कहलाया। और यह और इसका क्षेत्र बड़ा हो गया, तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे अफवाह द्रोणी। जैसे हम ये महाराष्ट्र में भी फैल गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा। झारखंड का कैपिटल रांची 2000 ईस्वी में बना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। तो ये बात रखिए, इस तरह से दे रखा है। और इसके बारे में हम लोग कृष्णा है, लेकिन हम देख लेंगे महानदी को मैप में देखेंगे। देखिए महानदी को आपको दिख रहा होगा, महानदी रिवर। देखिए महानदी, ये छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ से ये ओरिजिन हुआ, अलग अलग धाराओं से मिलने से। इसमें इसके भी सहायक नदी हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ जब ये चिल्का लेक इसी नदी के दक्षिण में है, यानी चिल्का लेक जो है सो महानदी के दक्षिण में है। चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा खारे पानी सलाइन लेक है। झील का मतलब लेक होता है, ये ऐसा लेगून झील है। लेगून कहने का मतलब, ये मान लीजिए समुंदर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ खुला हुआ पार्ट है, इसका पानी समुद्र का इसमें चला गया, तो ये पानी खारा वाला हो गया, फ्रेश वाटर नहीं है। ये खारा वाला नमकीन है, क्योंकि नमक की मात्रा अधिक है, सलाइन है, इसलिए लेगून झील बोलते हैं।
और ये डेल्टा का निर्माण किया महानदी। क्यों? देखिए ये अरब सागर में गिर रहा है, यानी बंगाल की खाड़ी बंगाल में गिर रहा है, तो गिरने से पहले मुहाना के पास ये अलग अलग धाराओं में बट गया और डेल्टा का निर्माण किया। हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण करती है, उनमें से एक महानदी है। महानदी पर बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ये वाला फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो हम क्या देखें महानदी रिवर के बारे में, ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फ्लो होती है। चिल्का लेक इसी यहीं पे बन रहा है इसके दक्षिण में। फिर हम लोग देखेंगे कृष्णा द्रोणी के बारे में। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में जो कृष्णा द्रोणी है, यानी कृष्णा नदी या कृष्णा रिवर है, वो या कृष्णा अफवाह तंत्र है, वो महाराष्ट्र जिला के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। जब हम गोदावरी नदी के बारे में पढ़े थे तो गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र में निकला, जबकि कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र में निकल रहा है। फर्क ये है कि जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबकेश्वर से निकला था, लेकिन कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकल रहा है। वो त्रंबकेश्वर था, यह महाबलेश्वर था, और दोनों महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट है और वो महाराष्ट्र के नासिक जिला था, लेकिन नासिक जिला पश्चिमी घाट में पड़ता है। यहाँ से निकलता है और कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहता है। और हम लोग क्या देखे थे कि गोदावरी का टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर था, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी थी, इसका अपद्रोणी भी सबसे बड़ा था। कृष्णा का लंबाई 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियों में बात करें यानी ट्रिब्यूटरीज का, इस नदी मान लीजिए कि ये हमारा कृष्णा है, तो कृष्णा में तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा नदी आके मिल रही है। यानी कि तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज रिवर है। तो ये बहुत वीवीआई हो गया। क्यों? क्योंकि ये नदियों का नाम बहुत बड़े बड़े लोग भी याद नहीं रख पाते हैं, तो आप याद अच्छे से रखें, ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में याद रखना। क्योंकि देखिए तुंगभद्रा दिया है, कोयना दिया है, घाट प्रभा, कोयना बांध बनाया गया है महाराष्ट्र में, अगर आप याद रखें तो बहुत चीज़ याद हो सकता है। जैसे हम हैदराबाद शहर जो है, हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है, और हैदराबाद पूरा का पूरा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। फिर भीमा नदी दिया है, इसकी कुछ सहायक नदी, इस सब आप याद रखें। इसका प्रोनाउंसिएट ऐसे होगा तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। फिर बताया है कि इसकी द्रोणी हम अभी बताएं कि द्रोणी अब ये बढ़ जाएगी। देखिए ये जो कृष्णा नदी है वो अधिक राज्यों में नहीं है, लेकिन द्रोणी का बात कर रहा है, तो ये बढ़ के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, 3 राज्यों में फैली हुई है। ये नदी को हम लोग देखेंगे मैप में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर ले, और आपको कमेंट में बताएं और सजेशन दें कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है कृष्णा नदी के बारे में। देखिए कृष्णा नदी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये भी महाराष्ट्र है, ये पश्चिमी घाट है और ये पश्चिमी तट है, मैदानी वाला इलाका है। ये पूर्वी घाट है और ये पूर्वी तट है। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 या 2 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि कृष्णा नदी जो है, वो कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र जिला के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलता है, और यह इस नदी जो है से ये पूरब की ओर बहते हुए ये कर्नाटक में चली जाती है, आंध्र प्रदेश होते हुए। यहाँ देखिए डेल्टा का निर्माण किया, आपको डेल्टा दिख रहा होगा यहाँ पे, कई कई मिलने मुहाना में मिलने से पहले कई धाराओं में बट गया, और ये बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में आके मिल गया। ये चीज़ आपको पता होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ देखिए इसी के पास एक केलुरु झील है। आप बताइए कोलेरू झील यानी कि ये किस प्रकार का झील है? खारे पानी का झील है या फ्रेश वाटर है, नमकीन है या फ्रेश वाटर है, मिट्टी पानी है? आपको कमेंट करके बताना है, और ये किस राज्य में है ये भी बताना है, कौन कौन से राज्य के बॉर्डर पे है। और देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी की अगर बात करें तो देखिए तुंगभद्रा नदी है, और इसी नदी पे यानी कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। निजाम सागर बांध हम आपको बताएं, पेनगंगा नदी गोदावरी की सहायक है, निजाम सागर गोदावरी नदी पे बनाया गया है। आप याद रखें नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो ये और तुंगभद्रा इसकी सहायक है। तो हम लोग ये सब देखें, कुछ ज़्यादा ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग ये देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कावेरी, जो कि ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग झील देखेंगे अगले पार्ट में। आप स्पीड करके भी देख सकते हैं वीडियो को। कावेरी द्रोणी यानी कावेरी नदी, कावेरी जो है से पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तो जहाँ से निकलते हैं उसको आप हाईलाइट कर ले, इसको आप एकदम हाईलाइट कर ले ये वाला को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत याद करेगा। देखिए आप सिर्फ
आपको पढ़ना है नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कावेरी जो है वो पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी, इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो कावेरी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, यानी कि अगर मैप देखें तो यहाँ से निकलती है, ईस्ट साइड से निकलती है और ईस्ट साइड जाती है कावेरी नदी। और ये दक्षिण भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, और ये ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। और ये तमिलनाडु में कुडुलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में। देखिए ये कावेरी जो है ये कर्नाटक में निकला और तमिलनाडु में प्रवेश किया, तमिलनाडु के कुडुलूर जिला में गया और दक्षिण में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल गया। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, दूसरा कृष्णा है, ये आप याद रखें। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काबिनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। तो ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखें, यानी कि इसके सहायक नदियों को जरूर याद रखें, प्रमुख सहायक नदी को हाईलाइट कीजिए और इन नदियों को सर्कल कीजिए। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, इस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण दे रखा है। और इसकी द्रोणी जो है से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत है। तो आप ये वाला भी याद रखें कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है इसका द्रोणी, ये बताया रखा है। फिर दिया है क्या आप जानते हैं, डीड यू नो दे रखा है। जैसे में इसमें बताया गया है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो भारत का इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? वो कावेरी नदी पर बना है और कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है, उसका नाम है शिव समुद्रम। तो पहला कौन हुआ, प्रश्न उठता है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, ये वाला आप याद रखें। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है और दूसरा शिव समुद्रम है, जो कि नर्मदा कावेरी नदी पर है। और अगर आप धुआंधार पूछा जाए तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। प्रपात का उत्पादन यानी जलप्रपात द्वारा क्या उत्पादन किया जाता है? तो विद्युत मैसूर, बंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। यहाँ पे यानी कि इस जलप्रपात से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जो कि मैसूर, बंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान किया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जा रहा है तो ये कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है कि इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ हैं जो पूरब की तरफ बहती है। पूरब की मतलब यहाँ बोल रहा है कि छोटी छोटी और नदी है जो पूरब की ओर बहती है, ऐसे बताया रखा है। फिर बता रखा है इसमें से दामोदर, देखिए झारखंड का ये प्रमुख नदी है दामोदर, आप याद रखें। झारखंड का कैपिटल रांची होता है, बिहार से अलग करके बनाया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। दामोदर नदी झारखंड की एक सबसे बड़ी नदी है, झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे गहरी नदी है और झारखंड की प्रदूषित नदी है। आप जान सकते हैं कि बंगाल का शोक है, क्योंकि बंगाल में जब ये नदी जाती है तो बहुत विचलित करती है, बाढ़ लाती है, जान माल का हानि होता है, क्षति होता है, इसलिए सोरो बंगाल कहते हैं दामोदर को। ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा झारखंड की नदी है। तो स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, दामोदर, ये सब छोटी छोटी नदी है जो पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। आप याद रखें स्वर्णरेखा जो है सो झारखंड की नदी है और दामोदर। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है अपने एटलस में, इसकी स्थिति को ज्ञात करें। तो ये बोल रहा है मैप में जाके आप देखिए। फिर बता रहा है कि आप जानते हैं, डिड यू नो, तो पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है। यानी कि अगर हम 100% में डिवाइड करें तो 100% में से 71% जो है से वाटर है और 29% लैंड मास है, लेकिन 97% जल लवणीय है। अब 71% को आप फिर हम 100% में डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से पूरे अर्थ को हम डिवाइड किए, 29% लैंड भूमि है और 71% वाटर बॉडी है, वाटर है, उसमें समुंदर है, महासागर है, सागर है, झील है, लेक है, पॉन्ड है, ये सब आप जान सकते हैं। आप 71% को 100% कर दिए, 100% में 97% क्या है? तो 97% जो है से लवणीय है, खारा है, समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं। केवल 3% ही ड्रिंक करने वाला फ्रेश वाटर के रूप में उगता है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है और इसका 3/4 भाग जो है से बर्फ, स्नो के रूप में ढका हुआ, जमा हुआ है। झील जो है, झील वाला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और इसको झील वाला हम लोग अलग से देखेंगे। झील क्या होता है, मानव निर्मित झील और प्राकृतिक झील, और फिर नदी का महत्व, आर्थिक महत्व भी जानेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी लाभ हो और सब मिल के स्टडी करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिए अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता तो 1-2 बार ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से हम प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय की नदियाँ को चर्चा अच्छे से किए हैं। ये हमारा पार्ट 4 था। और कमेंट करके आप सुझाव भी दे सकते हैं और बताएं कि आपको कौन सा ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ना है या सिविक्स में कौन सा पढ़ना है, आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।